कूलम्स लॉ स्टार्ट करने के पहले ही मैं बता दूं कि ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। एक्सपेरिमेंटल लॉ है मतलब इसमें बताई जाने वाली कोई सी भी बात मैं अपने मन से कुछ नहीं करूंगा, जो लॉ में प्रूव हुआ है बस वही चीज हमें यहां पर रिपीट करना है, पढ़ना है। और ये जो कूलम्स लॉ है, तो यहां से बेसिकली हम लोग एक फोर्स का फॉर्मूला बनाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और ये जो फोर्स का फॉर्मूला है, दिस इज स्ट्रिक्टली वैलिड, दिस इज स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, for point charges and spherical bodies। स्फेरिकल बॉडीज में भी एक स्फेयर के अंदर दूसरा स्फेयर होगा तब नहीं, दोनों स्फेयर दूर दूर रखे हुए होने चाहिए। ठीक है, चलिए क्या है कूलम्स लॉ? तो कूलम्स लॉ ये है कि ये एक पॉइंट चार्ज है जिसका नाम है Q1, ये एक दूसरा पॉइंट चार्ज है इसका नाम है Q2, और इन दोनों पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन है R। दोनों पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन कितना है? सेपरेशन है R। ऑलराइट ऑलराइट, लेट अस से कि दोनों जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव नेचर के चार्जेस, पॉजिटिव। ठीक है, तो कूलम्स लॉ हमें ये बताता है कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल को जो जोड़ने वाली लाइन है, उस लाइन के अलोंग एक म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन काम कर सकता है, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बोलेंगे। तो अभी के लिए दोनों चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हैं तो रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा होगा, है ना। तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होगा। फोर्स ऑफ रिपल्सन बोलने से ज्यादा बेहतर है मैं ये बोलूंगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होगा। ठीक, और दूसरी बात, ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन होगा। इसी चीज को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। ठीक, तो इन दोनों बातों को समराइज करके हम लोग ये लिखते हैं कि दिस फोर्स इज अ कांस्टेंट टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। फोर्स का क्या नाम है? Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको रट लेना है। काफी हद तक फॉर्मूला वैसा ही लगा होगा जैसा ग्रेविटेशन में आपने F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई R स्क्वायर पढ़ा है। ठीक है, K क्या है सुनिएगा, तो K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। न्यूमेरिक वैल्यू है 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट, दिस इज एप्सिलॉन, ये जो साइन है ना ये एप्सिलॉन पढ़ते हैं, इसको नीचे नॉट लगा दिया है। ठीक, ये साइन को मैं लिख रहा हूं, इसका नाम क्या है? इसे कहते क्या है? इसे कहते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी, परमिटिविटी किसकी? तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोल लीजिए, या वैक्यूम बोल लीजिए, या एयर बोल लीजिए, एक ही चीज है। ठीक है, समझ गए? तो इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है, दिस एप्सिलॉन नॉट इधर ले जाऊंगा तो दिस इज 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9 होगा। समझ रहे हैं? ठीक है, मैं क्या कह रहा था कि ये एप्सिलॉन नॉट हम लोगों ने क्या लिखा? एप्सिलॉन नॉट हम लोगों ने लिखा 1/4 पाई, सॉरी हाँ 1/4 पाई 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यही होगा ना। ठीक है, अच्छा न्यूमेरिक वैल्यू इसकी जो होती है वो 8.85 इंटू 10 रेज टू दी पावर -12 होता है, -12 होता है। ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। वैसे आपको ये रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको जो भी होगा सवाल के अंदर बता दिया जाएगा। मैंने क्या बोला कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन लिख दीजिएगा जरा। तो जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये कूलम स्क्वायर है,
इसके लिए डायमेंशन क्या होगा, ये पता है? यदि ये नहीं पता है तो आपने इलेक्ट्रिक करंट I के बारे में पढ़ा हुआ है, Q बाई टी, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है ना, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो I के लिए क्या लिखेंगे, I के लिए I ही लिखते हैं, या कुछ बुक्स में कैपिटल A भी लिखते हैं, या तो कैपिटल A लिखते हैं या नहीं तो कैपिटल I लिखते हैं। तो I यानी मैंने कैपिटल A लिख लिया है, तो कैपिटल A इंटू टी, इसका स्क्वायर हो गया। नीचे क्या है, नीचे न्यूटन है, न्यूटन यानी कि फोर्स, फोर्स यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन ml रेस टू दी पावर -2 होगा, मीटर स्क्वायर यानी कि l रेस टू दी पावर 2 होगा। तो कितना हो गया ये हमारे पास, ये हो रहा है हमारे पास a स्क्वायर, ये t स्क्वायर ऊपर हो गया और नीचे वाला t ऊपर आएगा यानी कि t रेस टू दी पावर 4 हो जाएगा, m रेस टू दी पावर -1 हो जाएगा और l रेस टू दी पावर -3 हो जाएगा। ये जेई का सवाल था, ठीक है, कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बताइए। ऑलराइट, ठीक है। तो अगली बात आप ये ध्यान रखिएगा कि जहां कहीं पर भी कोई सब्जेक्टिव आप आंसर लिखेंगे ना, तो फोर्स को के टर्म्स में मत छोड़िएगा। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसा लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन हम लोग लिख रहे हैं, ये कहां पर लिख रहे हैं, ये एयर के अंदर लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम की। तो यहीं से आपको समझ आ रहा होगा कि कल को इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का जो मीडियम है वो बदला तो फोर्स का एक्सप्रेशन भी बदल जाएगा, जबकि ऐसा ग्रेविटेशन में नहीं होता था। तो यहां पर कुछ चीजें हैं जो एक एक करके मैं बता देता हूं। कूलम्स लॉ के कॉन्टेक्स्ट में कुछ 2-4 बातें लिख लीजिएगा, कूलम्स लॉ के कॉन्टेक्स्ट में 2-4 बातें लिख लीजिएगा। पहली बात कि ये जो आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है एक्सपेरिमेंटल है, वैलिड है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए, ये वाली बात तो सही है। दूसरी बात ये है कि ये जो फोर्स है ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये एक सेंट्रल फोर्स है, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स बोले तो दोनों चार्ज पार्टिकल को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग ये फोर्स काम करता है, ठीक है, दोनों चार्ज पार्टिकल को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग ये फोर्स हमारा काम करेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है, ये एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्यू डैश है, और इन दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स इधर काम कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है। फोर्स कहाँ काम करेगा, फोर्स काम करेगा दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग, ठीक है, ओके। दूसरी बात है कि ये जो फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जहां पे वर्क डन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, एक्चुअल पाथ टेकन पर डिपेंड नहीं करेगा। दूसरी बात, इस फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उसके लिए आप एक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, जैसे ग्रेविटेशन में किया था, जैसे स्प्रिंग में किया था, तो वैसे ही यहां पर भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आगे चल के डिफाइन करेंगे। प्रूव कर सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं ना, वो पोजीशन का फंक्शन होता है, पता है, कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा पोजीशन का फंक्शन होता है। दूसरा, मैं ये तो बोल ही रहा हूं ना कि राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 होता है। तो एक चार्ज पार्टिकल यहां है, दूसरा चार्ज पार्टिकल यहां है, दूसरे को पहले के रेस्पेक्ट में एक सर्कुलर पाथ पर घुमा दीजिए। क्या कीजिए कि ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू और ये एक दूसरा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है माइनस क्यू। इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को प्लस क्यू के अबाउट ऐसा घुमाइए, तो फोर्स कहाँ है, फोर्स है यहाँ। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, डिस्प्लेसमेंट है यहाँ। छोटे से डिस्प्लेसमेंट में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का वर्क कितना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हुआ 90, तो छोटा सा वर्क कितना होगा, छोटा सा वर्क होगा 0, तो टोटल वर्क डन कितना होगा 0। राउंड ट्रिप में वर्क डन कितना आ गया 0, तो फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है। आई बात समझ, फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है। तीसरी बात कि फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का इंटरविनिंग मीडियम बदलेगा
तो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच काम करने वाला फोर्स भी बदल जाएगा। समझ गए? ये 3 बातें याद रखिएगा, ठीक है। करने के बाद हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं कि मीडियम चेंज करने से फोर्स चेंज होता है, तो कैसा चेंज होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, एक बार के लिए मैं लिख लेता हूं कि ये एक चार्ज पार्टिकल है Q1, ये एक चार्ज पार्टिकल है Q2। इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की सेपरेशन है R। अभी मान लीजिए एक बार के लिए कि दोनों चार्जेस एयर में रखे हुए हैं। कहाँ रखे हैं? एयर में। तो अभी दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स काम कर रहा है, ये फोर्स हम लोगों ने क्या लिखा? फोर्स हम लोगों ने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 पाई R²। इसका नाम 1 निकाल लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं ये कह रहा हूं कि इन्हीं दोनों चार्ज पार्टिकल को ये Q1 है और ये Q2 है, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन है R। और इन दोनों चार्ज पार्टिकल को वाटर में रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं? मतलब कोई दूसरा मीडियम भी ले सकते थे, आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने वाटर ले लिया। अब वाटर कहने का मतलब क्या? वाटर कहने का मतलब H2O। तो ये जो H2O का मॉलिक्यूल है, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, तो ये H2O के मॉलिक्यूल्स को कुछ ऐसा अलाइन करा देगा अपने आस पड़ोस में। मेरे कहने का मतलब है कि H2O का नेगेटिव यहां आ जाएगा, पॉजिटिव इधर चला जाएगा, नेगेटिव यहां आ जाएगा, पॉजिटिव इधर चला जाएगा, नेगेटिव यहां आ जाएगा, पॉजिटिव इधर चला जाएगा। होगा ना? सिमिलरली ये जो Q2 है, तो Q2 का नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर। सॉरी, Q2 के आस पड़ोस में भी इसी तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल अलाइन हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव में। समझ रहे हैं? तो अभी तक क्या हो रहा था कि Q1 Q2 को रिपेल कर रहा था एयर में। अब Q1 के आस पड़ोस के जो नेगेटिव चार्जेस हैं, वो Q2 को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच भी लेंगे। भाई Q1 के आस पड़ोस में जो नेगेटिव चार्जेस जमा हुए हैं, वो Q2 के ऊपर भी तो फोर्स लगाएंगे। तो ओवरऑल अब आपको यह समझ आ रहा है कि एयर में यदि फोर्स F था, तो मीडियम में फोर्स F नहीं होगा, लेट से फोर्स F' होगा। और F' एयर के मुकाबले छोटा होगा, क्योंकि एयर में तो सिर्फ रिपेल करने वाला फोर्स था, मीडियम में एक फोर्स खींचने वाला भी है। आइए वाली बात समझ। तो इस F' को क्या लिखेंगे? तो इस F' को हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। वहां एप्सिलॉन नॉट था, वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था। ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R²। ये एप्सिलॉन क्या है? तो दिस एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इस मीडियम की परमिटिविटी, समझ गए? तो हम लोग यहां पर एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या नाम है? रिलेटिव परमिटिविटी। इस रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन R से डिनोट करेंगे। किससे? एप्सिलॉन R से। रिलेटिव परमिटिविटी बोले तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम रिलेटिव टू फ्री स्पेस। इस मीडियम की परमिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस का नाम क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, मैं यहां लिख भी देता हूं, दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ गए? तो आप यहां से बोलेंगे, एक काम करते हैं कि ये जो एप्सिलॉन है, उस एप्सिलॉन को लिख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। मैं बोलूंगा ठीक है, लिख लो। ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन है जिसको F' लिखा है, तो फिर आप बोलेंगे कि ये जो F' है, इस F' को लिख लो। ये जो F' है, F' को लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन की बजाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R इनटू Q1 इनटू Q2 बाई R²। लिख सकते हैं। फिर आप बोलेंगे कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², तो F था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R² क्या था? F था। तो ये F' क्या आ गया? F' आ गया F डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन R। आई बात समझ? यानी एप्सिलॉन R आपने एक स्टाइल से ऐसा तो लिख ही लिया, एक स्टाइल से। दूसरी स्टाइल से एप्सिलॉन R क्या लिख सकते हैं? तो दूसरी स्टाइल से एप्सिलॉन R लिख सकते हैं F/F'।
एफ क्या है? एफ था आपका फोर्स इन एयर, एफ डैश क्या है? फोर्स इन मीडियम है। या आप तो ऐसा याद रख लीजिएगा, एफ डैश मैं यहां पे लिख भी देता हूं, एफ डैश है फोर्स इन मीडियम और एफ क्या है? फोर्स इन एयर। ठीक है, तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ना, रिलेटिव परमिटिविटी, ये रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा एक से बड़ा ही होगा। एक तो तब होगा जब मीडियम भी एयर हो जाए, अदरवाइज कोई भी जो दूसरा मीडियम होगा तो एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा बड़ी होगी, एज ए रिजल्ट ऑफ विच एप्सिलॉन आर एक से बड़ा होगा, और मीडियम में फोर्स हमेशा 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 एयर के मुकाबले छोटा होगा। ठीक है, मतलब मीडियम में जो फोर्स होता है वो एयर के मुकाबले हमेशा छोटा होता है। ठीक, बोर्ड लेवल पे आने वाले सवाल ऐसे होंगे कि अच्छा एक छोटी सी बात और, वो ये है कि इस चैप्टर में एप्सिलॉन आर जो है ना, इसका एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 में नाम बदलकर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया जाएगा। क्या रख दिया जाएगा? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के से डिनोट करेंगे। तो मैं रिलेटिव परमिटिविटी बोलूं या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलूं, एक ही चीज होगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो एफ डैश है, दैट एफ डैश इज एफ बाई के है, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो वाला के नहीं, 1/, ये वाला के नहीं, ये तो अलग के था, ये अलग के है। इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि सीबीएसई आईसीएसई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 81। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 81। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिटलेस डायमेंशनलेस नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि F बाई एफ है। तो यदि मान लें फोर्स इन एयर, फोर्स इन एयर, फोर्स इन एयर 162 न्यूटन है, तो बताइए फोर्स इन वाटर कितना होगा? टू न्यूटन है ना, मतलब वही दो चार्ज पार्टिकल, प्रोवाइडेड चार्ज पार्टिकल वही हैं जो एयर में रखे हुए थे, उनके बीच का सेपरेशन भी वही है वाटर के अंदर। तो वाटर में काम करने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? 162/81, 2 न्यूटन का। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। एयर में जहां पर दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स 162 है, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का 81 ही होता है, तो वाटर के अंदर जो फोर्स है वो घटकर 2 न्यूटन का हो जाता है। समझ गए? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? ठीक है, एक दो सवाल और बताइएगा मुझे। जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर चार्ज है Ze और ये एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है -e, मास है m। ठीक है, तो ये वेलोसिटी क्या रखा जाए? फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन so that it revolves on circular path, ठीक है, and find its time period of revolution। तो क्या है सवाल? सवाल ये है कि ये न्यूक्लियस है, ये पड़ा इलेक्ट्रॉन, तो क्वेश्चन ये है कि कितनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन को थ्रो करें कि वो न्यूक्लियस के अबाउट घूमने लग जाए। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अबाउट घूमने लग जाए मतलब ऐसा है कि दोनों के बीच काम करने वाला जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? तो इकलौता फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये बस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपको यहां पर लगाना है। आपको क्या लिखना है कि दोनों के बीच काम करने वाला जो नेट फोर्स है, दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज k टाइम्स ऑफ q1। q1 है Ze, q2 तो q2 है E
माइनस ई लिखने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस है इसीलिए फोर्स अट्रैक्टिव यानी सर्कल के सेंटर की तरफ है, और वही फोर्स इसको कौन सा एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाई आर, आर से आर निपटा, और यहां से हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है कितनी, k z e स्क्वायर बाई एम आर का अंडर रूट, ये वेलोसिटी, ये कितना है वेलोसिटी, ठीक है। यदि ये वेलोसिटी है तो टाइम पीरियड कितना होगा, तो जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, या तो आप 2 पाई आर बाई वी लिख लीजिए, या नहीं तो 2 पाई बाई ओमेगा लिख लीजिए। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई आर बाई वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाई एम आर बाई एम। हाँ चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा अगला टॉपिक जो कूलम्ब्स लॉ है, इसका वेक्टर फॉर्म हमें लिखना है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म कहने का मतलब एक ऐसा फॉर्म जो अपने आप में मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, सारी चीज़ों की जानकारी देता हो, उसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म बोलते हैं, ठीक। तो कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए ऐसा है कि ये एक बार के लिए मैं बोल देता हूँ, ये एक्स एक्सिस है और ये है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है भाई। यहाँ पर कोई पोजीशन है, लेट से इसका नाम है पोजीशन नंबर 1, और यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, एक मिनट रुकिएगा, कि इस पोजीशन नंबर 1 पर, इस पोजीशन नंबर 1 पर यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है जिसका नाम है Q1, ठीक है भाई। ऐसा ही हमारे पास कोई दूसरा पोजीशन है जिसका नाम है पोजीशन नंबर 2, और यहाँ पर जो चार्ज है उसका नाम है Q2, ठीक। ये दो चार्जेस हैं। ये ओरिजिन से 1 तक जाने वाला जो वेक्टर है इसका नाम है R1 वेक्टर, और ओरिजिन से 2 तक जाने वाला जो वेक्टर है इसका नाम है R2 वेक्टर, ठीक है भाई, ओके। तो यदि मैं एक बार के लिए 2 से 1 की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर दूं, तो इसका नाम निकाल देता हूं R21। इसके लिए कोई एक स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है कि इसको आप R21 ही बोलेंगे, कुछ बुक्स वगैरह में इसी चीज को R12 भी बोल देते हैं। तो यदि आपने इसे R21 बोला है तो एक काम कीजिएगा कि आप तो इधर R21 मेंशन कर दीजिएगा कि R21 क्या है। तो R21 एक ऐसा वेक्टर है जिसका टेल कहां पर है बताइए, तो R21 का टेल है एट Q2 पर, और हेड कहां पर है, तो हेड है Q1 पर, ठीक। मामला खत्म हो गया, जैसे ये मैंने मेंशन कर दिया। तो इसी तरीके से यदि 1 से 2 की तरफ जाने वाला एक वेक्टर मैं ड्रॉ कर दूं, तो इसका नाम मैं निकाल दूंगा R12 वेक्टर, होगा ना। और R12 वेक्टर के बारे में मैं क्या बोल दूंगा कि R12 वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका टेल कहां पर है, तो इसका टेल है Q1 पर, और हेड कहां पर है, तो हेड है Q2 पर। इस वेक्टर को देखकर आपको क्या समझ आ रहा है, तो वेक्टर को देखकर आपको यह समझ आ रहा होगा कि R21 वेक्टर इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू R12 वेक्टर, ठीक है भाई। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा, डायरेक्शन दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट लिए बैठे हैं। तो R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज सेम एज R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मान लेते हैं ये मैग्नीट्यूड R है, ये मैग्नीट्यूड R है से मेरे कहने का मतलब ये है कि इस Q1 और Q2 के बीच की सेपरेशन R है, ओके ओके ओके। तो अभी तक तो सारी बात ये पोजीशन के टर्म्स में कर रहे हैं। सुनिएगा, फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो इस पहले चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स काम कर रहा है, इस फोर्स का हम लोग नाम निकाल देते हैं, दिस इज फोर्स 2-1, मतलब फोर्स ड्यू टू 2 ऑन 1, इसका ऐसा नाम लिख दिया है, ठीक। तो सिमिलरली इस Q2 पर भी एक फोर्स काम करेगा, इस फोर्स का नाम निकाल देंगे फोर्स ड्यू टू 1 ऑन 2, F12, ऐसा नाम निकाल दिया। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। तो हमें क्या करना है, हमें वेक्टर एक्सप्रेशन लिखना है कूलम्स लॉ का। तो ये फोर्स का आपको वेक्टर एक्सप्रेशन लिखना है। तो वेक्टर एक्सप्रेशन में क्या होता है, दो ही चीजें तो होती है, एक तो होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है वेक्टर का डायरेक्शन।
तो मैग्नीट्यूड आपने पढ़ ही लिया है कि मैग्नीट्यूड है फोर्स का k टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? तो k टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये मैग्नीट्यूड में हमें ये डायरेक्शन वाली सेंस अटैच करनी है, सेंस जोड़ना है। तो फोर्स इसी दिशा में, और इस दिशा में हमारे पास एक वेक्टर है जिसका नाम क्या है? R21 वेक्टर। तो यदि मैं अपने फोर्स के इस एक्सप्रेशन को R21 के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा। यूनिट वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 यूनिट का। और डायरेक्शन कहाँ है? डायरेक्शन R21 के अलोंग है। तो इसको जैसे आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इतना ही रहेगा, फिर इसको डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके पास डायरेक्शन आ जाएगा। तो ये बन गया वेक्टर एक्सप्रेशन। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये जो F21 वेक्टर है, सॉरी, ये जो फोर्स का वेक्टर एक्सप्रेशन है दैट इज F21, इसको मैं फाइनली क्या लिख लूंगा? तो दिस इज k टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू ये जो R21 कैप है, यानी कि R21 का जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर बोले तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना है? तो मैग्नीट्यूड तो R के बराबर ही है। ऑलराइट। तो ये लीजिए, ये जो फोर्स 21 का वेक्टर एक्सप्रेशन है, दिस इज k टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R21 वेक्टर आ गया। समझ गए? हाँ, ये जो R21 वेक्टर है, ठीक है, आप चाहें तो इसको भी फर्दर लिख सकते हैं कि ये R21 जो वेक्टर होगा, ये जो R21 वेक्टर होगा, ये जो R21 वेक्टर होगा, तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा? दिस इज R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर होगा। ठीक है, ऑलराइट, है ना? जैसे मैंने फोर्स 21 लिखा है, तो ठीक इसी तरीके से मैं फोर्स 12 लिख देता हूं। सिमिलरली जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 होगा, तो इसका भी मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा, k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा R12 के कैप से, फिर R12 के कैप को R12 वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R लिख दूंगा। यूनिट वेक्टर यही होता है ना, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, दिस इज k Q1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू R12 वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों फोर्स के एक्सप्रेशंस को देखकर आपको क्या समझ आया कि k Q1 Q2 बाई आर क्यूब तो दोनों में ही है, एक में R21 है, एक में R12 है, और R21 और R12 एक दूसरे से अपोजिट हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि F21 और F12 एक दूसरे से अपोजिट होंगे। ठीक है ना? तो मैं इसको भी कहीं पर लिख लेता हूं कि देयरफॉर F21 वेक्टर इज इक्वल एंड अपोजिट टू F12 वेक्टर। तो जहां कहीं पर भी आप कोई वेक्टर एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो वेक्टर एक्सप्रेशन लिखते समय ध्यान रखिएगा, ये जो चार्ज है ना, चार्ज Q1 Q2, ये जो चार्ज है ना Q1 Q2, इसको प्रॉपर साइन के साथ लिखिएगा, विथ साइन। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि दोनों पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब कि F21 की डायरेक्शन R21 के अलोंग होगी। ठीक है, यदि दोनों नेगेटिव होगा तो फिर भी नेगेटिव पॉजिटिव होगा, मतलब कि F21 की डायरेक्शन R21 के डायरेक्शन के अलोंग होगी। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो यहां पर माइनस साइन आ जाएगा, या यहां पर माइनस साइन आ जाएगा, मतलब कि F21 माइनस टाइम्स ऑफ R21 के अलोंग होगा, यानी कि R21 ऐसा है तो F21 ऐसा होगा। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो ये कभी कभार स्कूल वगैरह के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लिख के बताइए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? आगे बढ़ें, समझ गए वेक्टर एक्सप्रेशन? ठीक है भाई। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग फटाफट से एक छोटी सी बात कर लेते हैं, वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और फिर उसके बाद ही हम लोग सवाल बनाएंगे। ठीक है, क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? तो सुनिएगा, जैसे यहां पर मैं बोलूं कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज पड़ा है, इसका नाम है Q0। ठीक है, क्या नाम है इसका? Q0। और इसके आस पड़ोस में एक दूसरा चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है, इसका नाम है Q1। तो इस Q1 ने इस Q0 के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया है, ऐसा, जिस फोर्स का नाम है, एक बार के लिए मान लेते हैं, दिस इज फोर्स है F1। ठीक है, F1 मान लीजिए, एक बार के लिए मान लीजिए कि ये F1 है लेट से 10 न्यूटन का। F1 कितना फोर्स है? 10 न्यूटन का। ठीक,
अब मैंने नेक्स्ट क्या किया, तो यहां पर मैं एक दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज लेकर आ रहा हूं जिसका नाम है Q2। पहले ये Q2 नहीं था। जब ये Q2 नहीं था तो उस समय Q1 Q0 के ऊपर एक 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था। अब आप बताइए कि जैसे ही मैं इस Q2 को यहां पर लेकर आया तो क्या ये जो F1 वेक्टर है, यानी कि ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है, क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा, इसमें कोई चेंज आएगा? तो जवाब है नहीं। ये 10 न्यूटन एज इट इज काम करता रहेगा। यदि आप इस 10 न्यूटन को यानी कि इस F1 को बदलना चाहते हैं तो या तो Q0 को बदलिए या Q1 को बदलिए या दोनों के बीच के सेपरेशन को बदलिए या दोनों के बीच के इंटरविनिंग मीडियम को बदलिए। इस Q2 के आने की वजह से ये F1 पे कोई चेंज नहीं आएगा। समझ रहे हैं? किस चीज में चेंज आएगा? तो चेंज आएगा ना, ये Q2 जो है इस Q0 पर एक दूसरा फोर्स लगाएगा। इस फोर्स का नाम निकाल दीजिए F2। आई बात समझ? ठीक है ना? F1 एज इट इज काम करता रहेगा। यहां पर आ गया कोई लेट से तीसरा चार्ज पार्टिकल Q3, तो Q3 Q0 के ऊपर एक तीसरा फोर्स बनाएगा, उसका नाम होगा F3। इस तरीके से है Q4 Q5 Q6 Q7 Q8। लेट से यहां पर कोई एक nth चार्ज पार्टिकल है, तो ये nth चार्ज पार्टिकल भी Q0 के ऊपर एक फोर्स बना रहा होगा, उस फोर्स का नाम है Fn। तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बस सिर्फ इतनी सी बात है कि इस Q0 पर यदि आपको नेट फोर्स निकालना है, क्या निकालना है? नेट फोर्स। तो ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बस वेक्टर समेशन कर दीजिए, यानी कि लगा दीजिए वेक्टर अलजेब्रा, और इस पर F नेट निकालना होगा तो आपको सारे फोर्सेस को वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा। यानी कि F नेट किस पर? ऑन Q0, मतलब किसी पर भी, किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल पर, किसी भी जगह पर आपको कोई वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकालना होता है तो क्या करते हैं? वेक्टर अलजेब्रा ही तो लगाते हैं। तो यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है कि F नेट क्या होगा? तो F नेट होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर अप टू Fn वेक्टर। ठीक है, बस इतनी सी ही बात है। ठीक मैं कुछ बातें याद दिला देता हूं यदि आप भूल गए हो तो। ठीक है, क्या है वो कुछ बातें? देखिए, जैसे कि ये मान लेते हैं ये चार्ज पार्टिकल है Q0, इस पर एक फोर्स काम कर रहा हो ऐसा F1 और एक दूसरा फोर्स काम कर रहा हो ऐसा F2, और F1 और F2 के बीच का एंगल हो थीटा। ठीक, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आता है बताइए? इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा यहां कहीं, ये होगा हमारा F नेट। और इस F नेट की वैल्यू क्या होगी? तो F नेट होगा अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 cos थीटा। ऑलराइट, अब ये F नेट मान लेते हैं कि F1 से कुछ एंगल बना रहा है लेट से बीटा, तो हमारे पास इस tan बीटा का भी फॉर्मूला है। आपको ये tan बीटा का भी फॉर्मूला याद रखना है। कैसे याद रखिएगा? देखिए कि F नेट और F1 के बीच का एंगल है बीटा। यहां पर 3 वेक्टर दिखाई दे रहे हैं, एक F1, दूसरा F2, तीसरा F नेट। तो बीटा किसके किसके बीच का एंगल है? बीटा F नेट और F1 के बीच का एंगल है। तो जो बचा हुआ वेक्टर है वो ये F2 है ना, तो ऐसे याद रखिएगा कि F2 का साइन कंपोनेंट लिख दीजिए ऊपर, यानी कि F2 साइन थीटा। थीटा क्या था? थीटा था F1 F2 के बीच का एंगल। इसको डिवाइड कर दीजिए, ये F1 एज इट इज प्लस F2 के कॉस कंपोनेंट्स, ये बीटा का रिजल्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आ गया, और ये बीटा क्या है? तो बीटा रिजल्टेंट वेक्टर का F1 के साथ एंगल है। यदि आपको एंगल F2 के साथ निकालना होता तो F2 के साथ एंगल कितना होता? F2 के साथ एंगल थीटा माइनस बीटा के बराबर होता। ठीक है ना? तो एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप अपने फोर्सेस को रिजॉल्व कर लीजिए एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग, फिर दूसरा आई कैप जे कैप के लॉन्ग भी आप अपने फोर्सेस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जब आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ लिया तो अब आपके पास सवालों की झड़ी लग जाएगी, मतलब भरमार लग जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे सवाल आएंगे तो एक एक करके देखते हैं। चलिए एक छोटे से सवाल से हम लोग करते हैं स्टार्ट। चलिए आइए, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और अब कुछ सवाल बनाने वाले हैं। ठीक है, जिसमें पहला सवाल ये रहा क्या कि 2 पॉइंट चार्ज है, जिसमें पहले का चार्ज कितना है? तो ये पहला चार्ज है Q1 जिसकी वैल्यू है 2 मिलीकुलम, और दूसरा वाला जो चार्ज पार्टिकल है इसका नाम है Q2 और इसके लिए चार्ज की वैल्यू कितनी है? तो -4 माइक्रोकुलम।
ये जिस पोजीशन पर रखे हुए हैं, ये जो Q1 है ये कहाँ रखा है, ये रखा हुआ है 1, -2, 3 पर, और दूसरा जो Q2 है ये रखा हुआ है 3, -4, 2 पर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। फाइंड फोर्स ऑन -4 माइक्रोकूलम। इस पर फोर्स बताना है, इस पर क्या करना है, फोर्स बताना है। तो मैं एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ कर दूं, इस वेक्टर का नाम निकाल देता हूं आर वेक्टर। इस वेक्टर का क्या नाम है, आर वेक्टर। तो ये आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर होगा x2 -x1 i कैप, यानी कि 3 - 1 दैट इज 2 i कैप, प्लस y2 -y1 j कैप। तो y2 -y1 j कैप कितना हो जाएगा, -2 j कैप, प्लस z2 -z1 k कैप, ये कितना हो जाएगा, -k कैप। ठीक, ये तो आर वेक्टर आया। मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना होगा बताइए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर होगा 4 + 4 + 1 3। ओके, तो हमें इस पर फोर्स लिखना है, किस पर, इस पर फोर्स लिखना है। इस पर फोर्स कैसा होगा, ऐसा होगा ना। तो फोर्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था फोर्स का फॉर्मूला F वेक्टर इज k टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाई R क्यूब इंटू R वेक्टर। बस यही वेक्टर एक्सप्रेशन है। यहां पे आपको क्या करना है, वेक्टर एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो Q1 और Q2 को साइन के साथ लिखना होगा, ठीक है। तो k की वैल्यू बताइए, k हो गया 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना हो गया, तो Q1 है 2 × 10⁻³ Q2 कितना है, Q2 है -4 × 10⁻⁻6 इंटू आर वेक्टर। आर वेक्टर मैं इधर लिख रहा हूं, चलिए इधर तो स्पेस नहीं है, मैं इधर लिखता हूं, यहां लिखता हूं F वेक्टर। ये F वेक्टर है 9 × 10⁻⁹ Q1 × Q2 यानी कि -8, यहां पे है 10⁻⁻3, यहां पे है 10⁻⁻6 यानी कि 10⁻⁻9 इंटू आर वेक्टर। आर वेक्टर है हमारे पास 2 i कैप -2 j कैप -k कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर क्यूब। आर क्यूब यानी कि 27, ठीक है। तो ये कितना आ गया बताइए, ये 9 से 3 टाइम्स में, और ये +9 से -9 कैंसल आउट हो गया। तो ये हमारे पास आ चुका है -8/3 इंटू 2 i कैप -2 j कैप -k कैप। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, यही आ रहा है क्या, यही आ रहा है ना। तो दिस मच इज द फोर्स, ठीक है।